नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। एफआई निवेश बढ़ाने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफआई निवेश पर टैक्स छूट के लिए आ सकता है अध्यादेश। फिलहाल एफआई निवेश पर 20% विद होल्डिंग टैक्स और 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। टैक्स राहत की उम्मीद में बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी। निफ्टी करीब 150 पॉइंट सुधर कर 23,400 के ऊपर निकला। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 350 अंकों से ज्यादा रिकवर होकर लगभग 54,250 के ऊपर निकला। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी कायम। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी, ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी। सभी इंडेक्स 4.5 से आधा % तक ऊपर। हालांकि आईटी, रियल्टी, मेटल और प्राइवेट बैंकिंग में सेलेक्टिव स्टॉक्स पर दबाव। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। सिटी की बुलिश रिपोर्ट से पावर इक्विपमेंट शेयरों में जोश हाई। 3 से 4% चढ़े हिताची एनर्जी, जीई वर्नोवा और सीजी पावर। वहीं स्पॉटलाइट लॉरेंस लैब लाइफ हाई पर पहुंचा। उधर मजबूत चार्ट के चलते डीमार्ट में रौनक कायम, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसला प्रेस्टीज एस्टेट्स। रक्षा क्षेत्र में रक्षा खरीद में बड़े बदलाव की उम्मीद से दौड़ा मिश्र धातु। शेयर करीब 5% दौड़ा। सरकार की रक्षा खरीद में स्वदेशी मिलिट्री ग्रेड मटेरियल्स को बढ़ावा देने की तैयारी। उधर दूसरे डिफेंस शेयरों में भी जोश। सेक्टर इंडेक्स करीब 1% मजबूत। खातों में गड़बड़ी के आरोप के बाद 5% टूटा राजेश एक्सपोर्ट्स। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्रमोटर्स पर खातों में बड़ी गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा वित्त वर्ष 2021-2025 के बीच 15 लाख करोड़ से ज्यादा का दिखाया फर्जी रेवेन्यू। 99% रेवेन्यू में हुई हेराफेरी। सेबी ने दोबारा फॉरेंसिक ऑडिट का दिया आदेश। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरू, मेरे साथ प्रकाश गाबा और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही सचिदानंद उत्तेकर और विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर आज बातचीत करेंगे एबेकस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट संजय दोशी जी से, और फिर टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान भी जुड़ेंगे। ये सब कुछ ही देर में। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मार्केट के एक्शन पर। निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आई। डेलो से 23,250 तक जाकर 23,400 अब थोड़ा हायर लेवल पर कंसोलिडेट हो रहे हैं हम। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी है। 53,830 तक जाकर 54,230 पर आए अब हम। मिड कैप में शानदार रैली है। मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आईटी इंडेक्स आज भी थोड़ा प्रेशर में है और रिलेटिवली स्पीकिंग, और निफ्टी आईटी करीब 0.5% नीचे है। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वोल्टास अब टॉप गेनर 4.5%, पीजी इलेक्ट्रोप्लस 0.4%, निपॉन 3.5%, हिताची एनर्जी, फोर्स मोटर्स, ब्लू स्टार, जी वर्नोवा टीएनडी, केईआई, सुजलॉन, सीजी पावर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर शानदार मोमेंटम है तेज़ी का। आप नीचे जो स्टॉक्स हैं उनमें नैल्को 4%, ट्रेंट 0.3%, विशाल मेगामार्ट 0.3%, सेल, इन्फोसिस, डीएलएफ, विप्रो और पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वीरो जी, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। प्रकाश का बसर, अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं, और सच्चिदानंद उत्तेकर जी और विकास सालुंके जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सचिन, आपके 2 ट्वीट्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली फोकस यहाँ पर बैंक्स पे ही लगाना है। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से कल के सत्र में आईसीआईसीआई बैंक ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था, वैसे ही मुझे लग रहा है आज फॉलो थ्रू एक्शन भी आनी चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, आईसीआईसीआई बैंक पे अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन या फ्रेश मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। 1240 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आया है, तो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस लगाए। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में लगभग अराउंड 1284 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो जाए, जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 1270 से लेकर 1284 के लक्ष्य के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आप 1240 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक ऑन आर रेडार रहा है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, वो है एसबीआई का। यहाँ पर भी अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 हफ्तों से अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बनाने का प्रयास हो रहा है। 970 के आसपास का सपोर्ट जोन वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रांग है। एंड जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, हो सकता है कि ये स्टॉक आगे जाके 1000 लेवल को भी छू जाए।
तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करनी है एसबीआई के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 972 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 990 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1016 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। SBI बीच मीनवाइल निफ्टी बैंक इज अ डे हाई। मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं बस एट 54342 निफ्टी बैंक का 20 डे में हम उस पर ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने की तैयारी करते हैं। लेट्स सी अगले आधे घंटे में क्या होता है यहाँ पर। बट विकास, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले और अरविंद फार्मा, यहाँ पे हमने एक रिट्रेसमेंट देखने के बाद लास्ट 4 डेज में एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था 1450 के ऊपर। ये मुझे लगता है कि वापस ये अप रैली स्टार्ट करेगा। 1520 के टारगेट के लिए यहाँ पे और फार्मा को बाय करना है। 1420 का एक इम्पोर्टेंट बेस यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 1420 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है 1520 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा मेरा श्रीराम फाइनेंस, जहां पे हमने देखा था कि एक अच्छा एक कॉल देखने मिला था, और कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी इस काउंटर में देखने मिली थी लास्ट के हाफ में, और अच्छा पुल बैक रैली देखने मिली थी, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगी। 942 के आसपास के टारगेट यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में जो इम्पोर्टेंट बेस अभी यहाँ पे देखने मिलेगा और 902 का है, तो 902 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 942 के टारगेट के लिए। और ये दोनों भी काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं। ओके, मार्केट अब डे हाई की तरफ बढ़ रहा है और अगर डे हाई क्रॉस हुआ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। निफ्टी 23,443 का हाई था। बैंक निफ्टी रखिएगा एक बार। आई थिंक बैंक निफ्टी में तो हम ऑलमोस्ट डे हाई पर हैं इस समय। जी हाँ, बिल्कुल ये डे हाई है बैंक निफ्टी में, तो ये अच्छी चीज़। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। आप गावा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय की। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है हीरो मोटर्स। ट्रेड करें 4943 पर हीरो मोटर्स। स्टॉप लगेंगे 4915 का, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 5000 का, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए हीरो मोटर्स। सेकंड स्टॉक आप वो है, आपने डिस्कस किया था, स्पॉट किया था सुबह, वो है इटर्नल। इटर्नल में तेजी है, सेटअप के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। ट्रेड करें 253 के आसपास, स्टॉप लगेंगे 250 का, टारगेट भी 259 होना चाहिए इटर्नल। ओके, इटर्नल। अमित जी, आपकी दो ट्रेड्स। जी अनु जी, पहला ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट 200 डेमा से एक रिवर्सल दे रहा है, और चार्ट्स पे भी 1230 1240 एक सपोर्ट जोन है। तो एक्सिस बैंक हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का, 1240 का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 1285 का। दूसरा स्टॉक हमने प्रीवियस शो में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ हम वापस देख रहे हैं, दैट इज टाइटन। 200 डेमा से जैसे कि कहा था एक रिवर्सल आ रहा है, प्लस प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस है, तो टाइटन में एक नियर टर्म मूव बनता है, अच्छे जोन से रिवर्स कर रहा है। लगभग 4100 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट्स इस रिवर्सल में रहेंगे 4300 रुपीज के टाइटन में। जी हाँ, टाइटन में लगभग 927 के आसपास हमें जिसे ही चर्चा की थी उस वक्त। और अब देखिए टाइटन कहाँ का कहाँ ही आ चुका है स्टॉक, और किन किन काउंटर्स में इस वक्त शॉर्ट कवरिंग है एक बार लेके आइए। दैट्स BDL। सचिन जी, ये ओवरसोल्ड था और ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से अब एक पुल बैक दे रहा है। 3 दिन हो गया इस पुल बैक को, लेकिन मैं आप प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पुल बैक अब एक निर्णायक छोर पे आ चुका है। अब आप टेस्ट करेंगे 10 डे में बहुत बड़े अंतराल के बाद। शॉर्ट कवरिंग है, करीब 12.25 लाख शेयर घटे हैं OI में। क्या टेक बन रहा है आपका इस पर? वीरू जी, इनफैक्ट काफी समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है विद इन दिस डिफेंस स्पेस, एंड कहीं जाकर एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं 1140 1150 के आसपास एक नए फ्रेश बेस बिल्डिंग के। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा बायस आपको पॉजिटिव रखना है, अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक वापस 1500 के आसपास का एक स्विंग बनाए। तो डेफिनेटली यहाँ से जो एक सेल ऑन राइज मोड चल रहा था, मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर कन्वर्ट हो चुका है बाय ऑन डिक्लाइन पे। एंड अगर थोड़ी सी डिक्लाइन आती भी है तो आई थिंक 1170 1165 तक भी खरीदारी की जा सकती है। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि इमीडिएट बेसिस पे जो एक गैप यहाँ पर लेफ्ट आउट था 1270 के आसपास का, वो इमीडिएटली फिल हो जाए। बट पोजिशनली ये पर्टिकुलर मूव मुझे लग रहा है पोजीशन हो रही है 1500 के लक्ष्य के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। स्टॉप लॉस आप 1140 पे लगाए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एबेकस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टमेंट संजय दोशी। संजय जी, गुड मॉर्निंग। संजय जी, ये जो मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में
एक ब्रेकडाउन भी दिखाया लेकिन लोअर लेवल से रोज रिकवरी भी दिखाई, वो क्या एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है या फिर थोड़ा सा एक अनईजी फीलिंग आ रही है मार्केट को लेकर इस समय? आपका क्या व्यू है अभी? अनुज जी, आपको, आपके टीम को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने अभी कहा कि कुछ दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रही है, इंट्राडे वोलेटिलिटी, और काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हमने देखी है। तो इसको हम थोड़ा-सा लॉन्ग कंस्ट्रक्ट देखेंगे, तो सितंबर 2025 से हमने देखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। जीडीपी ग्रोथ से लेके अर्निंग्स ग्रोथ में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा सितंबर 2025 के नंबर में, दिसंबर 2025 के नंबर, और अभी जो मार्च के क्वार्टर के जो नंबर आए वो भी अपेक्षा से थोड़े बेटर ही आए हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की, ये काफ़ी दर्शाई गई है नंबर्स के थ्रू। जीडीपी ग्रोथ इम्प्रूव हो चुका है करीबन 7% के करीब, और अर्निंग्स ग्रोथ जो करीबन 2-3% पे था, वो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि ब्रॉडर लेवल पे 13 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ, और मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा-सा बेटर आया है। तो ये स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऑब्वियसली जो वेस्ट एशिया क्राइसिस जो हमने मार्च से देखा है, उसका एक परिणाम ये है कि तेल के भाव करीबन 30-35% बढ़ चुके हैं, करेंसी में करीबन 4% की गिरावट आ चुकी है। तो इसका थोड़ा-सा नियर टर्म में जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, अर्निंग्स ग्रोथ पे भी आएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट महीने जब मैं आपके साथ जुड़ा था, कि फोर्थ क्वार्टर के नंबर फिर भी ठीक रहेंगे, बट 1Q FY27 के नंबर्स में हमें थोड़े से प्रेशर दिखेंगे, खास करके मार्जिन्स पे। हमने देखा है कि इस क्वार्टर के नंबर चाहे अच्छे थे, लेकिन आगे की जो एस्टिमेट्स है उसमें करीबन 2 से 3% की कटौती हुई है। हमारा ये मानना है कि 1Q में इसका पूरा इम्पैक्ट दिखेगा, और हम आशा करते हैं कि तब तक ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के जो नेगेटिव्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे जून तक। होपफुली ये क्रूड की जो अनसर्टेनिटी है वो बेटर हो जाएगी, जो हमारे इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके परिणाम में जो मेजर्स हम सुन रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से लेने वाले हैं, शायद फ्लोज भी इम्प्रूव हो जाएंगे, खास करके जब हमारे वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, करीबन 18 टाइम फॉरवर्ड हो चुके हैं एट ब्रॉडर इंडेक्स लेवल। तो ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि एक क्वार्टर का शायद पेन है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट जैसे मार्केट थोड़ा लंबा देखता है, इन्वेस्टर्स थोड़े 2-3 साल के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो भारत की इकोनॉमी करीबन 7% ग्रोथ के साथ और 12 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ के साथ हमारे वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं। तो हमारा ये मानना है कि फ्रॉम अ 3-4 ईयर पर्सपेक्टिव निवेशकों को बने रहना चाहिए, और स्मॉल एंड मिड कैप में शायद बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से। संजय जी नमस्कार। अब हम आपका व्यू बड़ा कंस्ट्रक्टिव है, और इसी कंस्ट्रक्टिव व्यू में मैं सबसे पहले सबसे ऊपर उसी स्पेस को रखूंगा जिससे ये लाजमी है कि हम चर्चा शुरू करें, एंड स्पेशली व्हेन जब कल RBI पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। आप कैसे देख रहे हैं? आई मीन इस क्राइसिस का एक इम्पैक्ट पड़ा क्रूड पे। क्रूड ने डोमेस्टिक क्रूड पेट्रोल डीजल प्राइसेस को अगर आप देखें, गैस प्राइसेस को बढ़ावा दिया। और एक चीज़ ये, इसके बाद मतलब बैंक्स में आपका आउटलुक क्या है ना? और बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरीज में सेटल्ड हैं, PSU बैंक्स में मूव अच्छा आए थे लेकिन वो भी ट्रिम हुए। किस पे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं आप इस वक्त, प्राइवेट पे और PSUs पे, या फिर कुछ NBFCs पर? अगर आप इस पूरे रेट सेंसिटिव्स के सबसे ऊपर वाले खेमे को थोड़ा सा एनालाइज करें तो। आपने सही तरीके से दर्शाया सिचुएशन को। एक FII का जो सेलिंग है वो काफ़ी फाइनेंशियल स्पेस में ज़्यादा रहा है, क्योंकि उनकी ओनरशिप ज़्यादा आ रही है। तो हमने जो लास्ट 3-4 महीने के जो FII फ्लोज देखे हैं जो नेगेटिव है काफ़ी, $15 बिलियन करीबन मार्च में थे, और अप्रैल में करीबन $5 बिलियन नेगेटिव रहे हैं। तो जहाँ पे उनका होल्डिंग ज़्यादा है वहाँ पे उन्होंने भारत में जो वेट कम किया है, तो उसका परिणाम हमने देखा है। अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ, गवर्नमेंट और RBI की बात करूँ, तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि असेसमेंट हो रहा है कि जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा। हमारा व्यू है कि करीबन 0.5% ऑफ जीडीपी ग्रोथ का इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली हम ये मानते हैं कि ये जो क्रूड का जो अनसर्टेनिटी है और जो रुपी पे जो प्रेशर है वो करीबन 1-8 महीने में स्टेबलाइज हो जाएगा, और क्रूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 70-80 या उसके नीचे आ जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा।
तो 0.5% का जीडीपी इम्पैक्ट हो सकता है। बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, जो दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी में जो स्ट्रेंथ है, जो डिमांड है वो अभी भी काफ़ी स्टेबल है। क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी लो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे बट स्टेबल रह सकते हैं। तो ओवरऑल वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं फाइनेंशियल्स में, चाहे आप पीएसयू ले या प्राइवेट बैंक्स ले। कुछ एनबीएफसी में काफ़ी बड़ी रिकवरी हो सकती है अगर डिमांड रिकवरी हमने देखी है एमएसएमई और ओवरऑल हाउसिंग साइड में। प्लस ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ बैंक्स और पीएसयू प्राइवेट के भी नहीं बट ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस में ब्रॉडर फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस से लेके मार्केट पार्टिसिपेंट्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी रह सकती है। ओके, ये जो पावर ट्रांसमिशन स्पेस है इसमें ज़बरदस्त रैली हो रही है। हिताची, जी वर्नोवा, सीजी पावर जैसे स्टॉक्स, ये यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं क्या, और क्या भी होगा इन स्टॉक्स पर? देखिए पावर में काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल्स की तरफ, सिर्फ भारत में ही नहीं ग्लोबली। और जो डेटा सेंटर का जो स्पेशल डिमांड है आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन, इसका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है इफेक्ट। पावर टीएनडी में ओवरऑल ग्लोबली हमने देखा है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। सभी कंपनीज, सभी ग्लोबल कंपनीज, इंडियन कंपनीज के ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। करीबन 2 से 3 साल का व्यू उन्हें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रांग ग्रोथ। बट एक कॉशन रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे केपेक्स काफ़ी लाइट रहता है, और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी यहाँ पे बड़ा केपेक्स कर रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स या 3 इयर्स नया कैपेसिटी आ जाएगा, जिससे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने आज देखी है पावर टीएनडी स्पेस में इन पर्टिकुलर, वो शायद ही रिपीट होगी ओवर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स। तो वो थोड़ा कॉशन रखना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर में है। जैसे हम आपने हमारे पोर्टफोलियो के बारे में कहा कि हमारे पास भी 1-2 स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में। अबैकस फ्लेक्सी कैप में इन पर्टिकुलर देयर आर 1 और 2 नेम्स जो हम ये थीम खेल रहे हैं, बट हम थोड़े कॉशियस है कि क्या हम वैल्यूएशन पे कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं, हम ऐसे स्टॉक्स ले जहाँ पे हम पावर टीएनडी के साथ कुछ और सेगमेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो रेलवेज हो या सेमीकॉन हो या कोई और भी एक कॉम्बिनेशन मिले ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे ओवर अ पीरियड ऑफ साइकिल। अच्छा संजय जी, कल आईटी में एक बार फिर से बड़ा कोलैप्स था। 5% का कोलैप्स, एरियाज डाउन। कल का एसेंचर का फैक्टर था, है ना, उसके बाद एसेंचर के डाउनग्रेड्स। आप लोगों ने अपनी पोजीशनिंग आईटी पे कैसी रखी है इस वक्त? देखिए आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 30% डाउन है। लास्ट 6 महीने में करीबन 20-22% का करेक्शन आ चुका है। और इसका एक बड़ा पहलू है जो टेक सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं। तो अबैकस में हम बहुत ही एक यूनिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं जिसे हम मीट्स फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसका एक पहलू हम इवैल्यूएट करते हैं कि नियर टर्म इवेंट्स है या स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो कोई इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारे व्यू में आईटी स्पेस में जो टेक का जो जेन एआई से लेके जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बहुत फास्ट पेस्ड है, और इसका इम्पैक्ट आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज पे रहेगा। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल इनका चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और डिलीवरी मॉडल। नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर भी आएंगे क्योंकि आपको ये बेनिफिट पास करने पड़ेंगे कस्टमर को, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए कॉस्ट लगेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से स्टेबलाइज होता है। नियर टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, और मे बी 2-3 क्वार्टर के बाद हमें थोड़ी बेटर आइडिया मिलेगी कि कौन सी कंपनीज बेटर पार्टनर कर सकते हैं ये बड़े प्लेयर्स के साथ। नया जो टेक इवोल्यूशन हो रहा है वर्ल्ड में, उसमें किस तरह से इनकी भागीदारी रहेगी, और उन विनर्स पे हम शायद फोकस कर पाए। बट नियर टर्म में हमें लगता है कि थोड़ा सा रेवेन्यू प्रेशर भी रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर भी रहेगा, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है। और जब हमने देखा है कि इस सेक्टर में अनसर्टेनिटी हो तो मल्टीपल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और वही फिलहाल हो रहा है इंडियन आईटी सर्विसेज के साथ। अर्निंग्स डाउनग्रेड अभी आएंगे बट वैल्यूएशन पहले ही कंप्रेस हो जाता है। तो हम काफ़ी कॉशियस है। हमारे पोर्टफोलियो में हम बहुत ज़्यादा अंडरवेट है आईटी सर्विसेज पे, और जो भी आईटी एक्सपोजर है वो करीबन प्रोडक्ट कंपनीज पे है जहाँ पे ये रिस्क कम है। चलिए, अच्छा, इस समय संजय जी आपके हिसाब से बड़ी थीम क्या है? जैसे पिछले 3-4 साल में कुछ थीम्स निकली, डिफेंस निकली, ईएमएस निकली, अभी पावर ट्रांसमिशन निकली। कोई ऐसी बड़ी थीम जो आपको लग रहा है अगले 3-4 सालों में
बड़ी बन सकती है? श्योर। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन एक बड़ी थीम रहेगी और प्रीमियम कंजम्पशन हमारे व्यू में जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव होता है, हमने देखा है कि एक लेग के बाद एक बड़ा स्पाइक आता है प्रीमियम कंजम्पशन पे, तो ये बड़ी थीम हो सकती है। दूसरा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है। हम करीबन 14-15% ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग में है और गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये करीबन 25% तक जाए। एक्चुअली ये ज़रूरी भी है, द काइंड ऑफ टेक इवोल्यूशन जो हो रहा है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज पे इम्पैक्ट आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैन्युफैक्चरिंग को पिकअप करना बहुत ज़रूरी है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, जैसे रिन्यूएबल की तरफ या डेटा सेंटर से लेके सेमीकॉन मैन्युफैक्चरिंग से की तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे भारत ने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है कैपिटल सब्सिडी और पीएलआई के थ्रू। तो ये एक बड़ा थीम हो सकता है। हमारा मानना है कि नेक्स्ट 10 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी थीम होगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी यूनिक आइडियाज़ हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं, जो ये नए सेक्टर्स की तरफ होगा, इंक्लूडिंग केमिकल वैल्यू चेन और पूरा सप्लाई चेन पे हम फोकस कर रहे हैं। संजय जी, ऑटो पे आपका टेक क्या है इस वक्त? और थोड़ा सा अगर आपकी प्राइस डैमेज तो हुआ है, आई मीन अच्छे स्टॉक्स इस स्पेस में अगर आप देखें, लेकिन एमएनएम इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल टाटा मोटर पीवी ने अच्छा किया है। आपका झुकाव थोड़ा सा ईवी की तरफ बढ़ा है क्या? देखिए, ऑटो की डिमांड काफ़ी स्टेबल रही है। इनफैक्ट ये स्पेस में काफ़ी सपोर्ट रहा है। टू व्हीलर्स में काफ़ी रिकवरी हमने देखी है। जो गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किए हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल बाय टैक्स कट, और जो जीएसटी रैशनलाइजेशन से भी जो बेनिफिट मिला है, प्लस जो गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स पे स्पेंड करती है, उससे काफ़ी इनकम लेवल पे इम्प्रूव होता है। और एट एंट्री लेवल ये बेनिफिट देखा है हमने। जो आप कुछ स्टॉक्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो हायर एंड डिमांड है वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, प्लस हो सकता है मॉनसून इस साल काफ़ी अच्छा ना हो, थोड़ा सा एवरेज से कम हो, तो जिस कंपनीज का एक्सपोजर उस स्पेस में होगा वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर हो सकता है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि डिमांड काफ़ी स्टेबल रहेगी। 5 से 10% का ग्रोथ हमें दिखेगा मोस्ट ऑफ द ऑटो डिमांड साइड पे। काफ़ी कंपनीज में मार्जिन्स भी स्टेबल रहेगी, या अगर मेटल्स के भाव स्टेबल रहेंगे तो यहाँ से इम्प्रूव भी हो सकते हैं। ऑटो एंक्स एक अच्छा स्पेस हमें लग रहा है, जहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अक्रॉस कंपनीज, अक्रॉस सेगमेंट्स, और यहाँ पे उनको एक ग्लोबल सप्लाई चेन में भी बेनिफिट मिलता है। तो हम ऑटो एंक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ऑटोज में सिलेक्टिव रहे हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन एक स्टॉक लेकर आइए, HMA एग्रो, एक और IPO जिसने काफ़ी पैसा डुबोया है। 2023 में इसका IPO आया था। और एक बार स्टॉक रखिएगा ज़रा, आज का नहीं, एक 3 साल का चार्ट रखिएगा। इसमें शायद स्टॉक स्प्लिट भी हुई थी, क्योंकि पहले 500 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। जी हाँ, तो फिर वो 590-93 तक गया था और वहाँ से फिर काफ़ी गिरा है। और आज क्यों फोकस में है ये आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। सर, एक और क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पर खराब क्वालिटी के IPO ने निवेशकों की वेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट की है। अगर आप इसका चार्ट एडजस्टेड बेसिस पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने गोता लगाया है, पाताल में चल रहा है, लगातार बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब आज अचानक से स्टॉक की चर्चा करने का कारण ये है कि जब सुबह में खबरें देख रहा था सारी, तब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई है कि कंपनी के MD और साथ में CEO साहब दोनों ने इमीडिएट इफेक्ट से अपने पदभार को छोड़ दिया है। वहीं अगर आप देखें तो MD मोहम्मद महबूब कुरैशी, इनकी तरफ से आप देखें तो पर्सनल रीजंस के चलते यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया गया है। वहीं अगर आप CEO गुलजेब अहमद का देखें तो इन्होंने कहा है कि रिटायर कर रहे हैं और आगे टेन्योर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो दोनों ने एक साथ में एक ही समय पर इमीडिएट इफेक्ट पर अपने पदभार को छोड़ दिया। तो भी मैंने देखा कि स्टॉक कर क्या रहा है, क्योंकि मुझे याद आता था कि 3 साल पहले इस कंपनी का IPO आया था। कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि बफेलो मीट एक्सपोर्ट करने के कामकाज में, पूरी तरीके से एक्सपोर्ट का ही इनका कामकाज है, लेकिन
इनका जो इशू आया था ये तकरीबन 480 करोड़ का था। इसमें फ्रेश इशू की साइज थी सिर्फ 150 करोड़, 330 करोड़, यानी आईपीओ का तकरीबन 70% हिस्सा जो है ओएफएस है और प्रमोटरों की जेब में पैसा चला गया अच्छे महंगे वैल्यूएशन में। अगर आप एडजस्ट करके भी देखें तो 58.5 रुपए के आसपास का इशू प्राइस आएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन बढ़िया मिल गया था। एक तो एंकर निवेशकों की लिस्ट में देख रहा था, अनसुने नाम थे कुछ, लेकिन रिटेल निवेशकों की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया, इशू पूरा भर गया, 1.5 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आ गया। लेकिन स्टॉक आप देखें तो लगातार सिर्फ और सिर्फ बड़ी गिरावट है। वैसे तो इनकी चौथी तिमाही के नतीजे बड़े भयानक थे, एबिटा लॉस यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन आप देखिए 58.5 का 25 रुपये हो गया, कुल गिरावट 57% की देखने को मिली है। और एक बार के लिए क्या होता है कि जब भी ये छोटी कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट करती हैं तो पता नहीं क्यों निवेशकों को इतना उत्साह आ जाता है, अचानक से खरीदारी कर लेते हैं और फिर ये जो 58.5 का था 67 रुपये के आसपास बड़ा मूव दे गया। वहाँ से आप देखें तो स्टॉक 63% नीचे है, बड़ी गिरावट है और अब तो इस स्टॉक को कोई पूछता भी नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। एचएम एग्रो की इस अगर आप देखें उदासीन दास्तां को बयां करने के लिए तो एक अगर आप देखें और निराशाजनक प्राइस परफॉर्मेंस और इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आज करीब ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं आपके पास इस वक्त, क्या चीज़ कर रहे हैं आप शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक इस मार्केट में देखें तो हमें लगता है कि जहाँ पे कुछ मल्टी बेस जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, जैसे कि ग्रो लिमिटेड, यहाँ पे हमें लगता है कि एक खरीदारी की राय रखनी चाहिए, करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 190 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन, और अगर यहाँ से तेजी 192 के करीब ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है, 225 के करीब था स्टॉक, वहां से 185 190 तक आया था, ब्लॉक डील्स हुए थे। अब यहाँ पे बेस बन चुका है, स्टॉक यहाँ से वापस से एक बार 205 से लेकर 208 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ग्रो को करंट लेवल से खरीदे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है तो 186 का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमें अच्छा लग रहा है वीरेंद्र वो है भारत फोर्ज। यहाँ पे भी आप देखें तो काफी अच्छा एक टेक्निकल फॉर्मेशन बना है, एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन था, उसके बाद कंटिन्यूएशन है। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि 1983 के करीब जो अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 2050 से लेकर 2075 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 1940 का, तो 1940 के स्टॉप लॉस के साथ एक भारत फोर्ज को भी खरीदने की राय रहेगी। भारत फौज को भी खरीदने की राय रहेगी, ये हो गया आपका व्यू। वेरी क्विकली सिंस हमने भारत फौज की बात की है, श्रीकांत गुड मॉर्निंग, फोर्स मोटर्स पर कोई व्यू? आज अच्छा मूव आ रहा है यहाँ। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमने बड़ा करेक्शन देखा है और जो एक सपोर्ट लेवल था वहां पे ये रुका हुआ है, लेकिन जैसे ये गैप डाउन खुला था 2-3 दिन पहले और एक बेस इंपॉर्टेंट बेस को तोड़ दिया था 18,750, मुझे लगता है उसका रीटेस्टिंग हो रहा है। तो क्लोज टू 18,750 19,000 वापस इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो हायर लेवल पे केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। मार्केट डे हाई पर है और मिड कैप में ज़बरदस्त मोमेंटम है। देखिए 2.6:1 का एडवांस डिक्लाइन और शानदार मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में, और आई एम श्योर ऐसी मार्केट आपको अच्छी लगती होगी जिसमें मिड कैप अच्छा करें, स्मॉल कैप अच्छा करें। और इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद श्रेया के साथ देखिए आप ट्रेडर्स हॉटलाइन।